गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। ठंडी आज बढ़ गई है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं आपका क्लास। आज क्या चल रहा था आपका पॉलिटी। चलिए ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भाग 4। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक हम जो बात करते हैं वो नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाएं। ठंडी का जो मौसम है इसमें आराम से जम के पढ़िए और अपना रिजल्ट लीजिए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं बाबू। तो देखेंगे कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है हमारा, जो हमारे देश के संविधान में वर्णित है, ठीक है, इसको हम कहां से लेते हैं, ये हमारा आयरलैंड से लिया गया है। ये हमारा बाबू क्या है, आयरलैंड से लिया गया है ये जो नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, और ये आयरलैंड ने इसको कहां से लिया था, आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। आई बात समझ में। तो ये जो हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है जिसकी बात हम करते हैं, जो 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 तक है, ये आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, और आयरलैंड ने इसको कहां से लिया था, स्पेन से लिया था। अब इस नीति निर्देशक तत्व की जब हम चर्चा करते हैं बाबू, तो इसमें ये चीजें बताई गई हैं कि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। ठीक है ना, ये न्यायालय द्वारा क्या है, वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जिस राज्य में जितना अधिक ये आर्टिकल्स लागू होंगे वो उतना कल्याणकारी राज्य माना जाता है। ठीक है, यानी कि हम अगर बात करें कि यूपी में 36 से 51 तक की मैं बात करता हूं, एक बार देख लीजिए यहां पे। अगर मैं बात करूं कि 36 से 51 तक में अगर ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल यूपी में हमारे लागू हैं, ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी राज्य की तरह काम करेगा। ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य की एक संकल्पना की बात करता है और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये लागू होता है तो, या नहीं भी होता है तो, इसके लिए आप कोई न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में। ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसके लिए आप क्या, ये न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जिस राज्य में नीति निर्देशक तत्व का जितना अधिक पालन किया जाएगा वो राज्य उतना ही कल्याणकारी राज्य बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने इसको एक चेक के समान कहा है, जैसे केटी शाह हैं। केटी शाह ये कहते हैं यह बैंक का ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगा, भुगतान करेगा। ठीक है, यह नीति निर्देशक तत्व को उस चेक के समान कहा है कि जिसमें बैंक अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगा, भुगतान करेगा। बैंक अपनी इच्छानुसार भुगतान करेगा। केटी शाह एक विद्वान है। ठीक है, ये कहते हैं क्या कि यह नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगा, भुगतान करेगा। कहने का मतलब यह है बाबू कि ये नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार की तरह नहीं है कि जिसमें मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप न्यायालय में चले जाते हैं ना, उसी तरह कि अगर 36 से 51 में किसी चीज को लागू किया जा रहा है या नहीं भी लागू किया जा रहा है तो आप उसके लिए न्यायालय में जा नहीं सकते। ठीक है ना, मतलब ये दबाव नहीं बना सकते कि नहीं हमको ये चाहिए ही चाहिए या ये लागू होना ही चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए 36 से 51 को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें यह कहा जाता है कि यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जिस राज्य में जितना नीति निर्देशक तत्व लागू होगा वो उतना कल्याणकारी और आर्थिक लोकतंत्र के लिए फायदा करेगा। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन आर्टिकल्स के बारे में आते हैं। तो ये 36 से 51 में आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, आर्टिकल जो 36 है वो क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा की बात करते हैं। 37 कहता है कि अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने के लिए, 37 है मतलब कि आंतरिक तत्व, जैसे कोई ऐसे मैटर है जिसको राज्य क्या कर सकता है, लागू कर सकता है।
38 लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 38 क्या करता है, हमारे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा। 39 कहता है स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन की बात किया गया है। ठीक है, स्त्री पुरुष के समान काम के लिए क्या है, समान वेतन की बात किया गया है। लेकिन आपको ऐसा दिखता है क्या, हमारे राज्य में ऐसा दिखता है क्या कि स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जा रहा हो? ठीक है, अगर मैं छोटी सी बात एक टीचिंग को ही ले लूं, ठीक है, एक टीचिंग को ही ले लूं, आप समान काम की समान बात स्त्री पुरुष के लिए तो छोड़ दीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाइए और सरकारी सेक्टर में चले जाइए, तो आप देखते हैं, ठीक है, कि यहां पे पढ़ाने वाले टीचर की जो सैलरी है वो 15 से 20 हजार, 15 से कितना बाबू, 15 से 20 हजार है। पढ़ाता कितने बच्चों को है, पढ़ाता कितने बच्चों को है, लगभग मान के चलिए कि 700 से 800, 700 से 800। वर्कलोड कितना है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इनकी सैलरी क्या मिल रही है इनको, 15 से 20 हजार। अब हम यहां सरकारी की तुलना करते हैं। ठीक है, इनकी सैलरी जो होगी, ये कभी भी इनकी जो सैलरी होगी वो 60 हजार से ऊपर ही होगी, 60 हजार से 80 हजार मान लीजिए, जैसे जैसे पुराने होंगे सैलरी बढ़ती जाएगी। ठीक है, पढ़ाते कितने लोगों को हैं, 70 से 80 बच्चों को, जो 70 से 80 बच्चे किसी विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय में आपको मिल जाए। ठीक है, और वर्कलोड कितना, बहुत ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ ना के बराबर है, ना के बराबर। यही सच्चाई है, देखिए यही सच्चाई है। ठीक है, हमारे वहां यही सच्चाई है। तो इसके लिए आप क्या, इसके लिए आप न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारे राज्य सरकार का व्यवस्था है। ठीक है, इसके लिए सरकार को हम दोषी तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। कहा तो जाता है, ठीक है, कहा जा रहा है आर्टिकल 39 में कि स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, लेकिन कहां दिया जा रहा है आप देख लीजिए। ये मैं केवल दो ही सेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं केवल प्राइवेट और सरकारी की ही बात नहीं कर रहा। आप किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो ये चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, बहुत कम ऐसी जगह होंगी जहां ये चीज आपको क्या होगी, देखने को मिल सकती है। आई बात समझ में, इस लोगों के कल्याण के लिए उतना अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे 40 की मैं बात करता हूं, ग्राम पंचायत की स्थापना। ये हमारे महात्मा गांधी का सपना था, ये हमारे किसका, महात्मा गांधी जी का सपना था, ग्राम पंचायतों की स्थापना का। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा भी गया है। ठीक है, 41 कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना। कुछ दशाओं में, जैसे वो कौन सी दशा हो सकती है बाबू, जैसे आप देखते हैं कि जो लोग देश में विकलांग है उनको विकलांग पेंशन दिया जाता है, उनको क्या किया जाता है, विकलांग पेंशन दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है। प्राइमरी विद्यालयों में आपने देखा क्या, शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है, शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा और भी हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य सुविधा, अभी आपने देखा स्वास्थ्य सुविधा की जो बात हो रही थी। ठीक है, कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं भी क्या होती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं। विकलांगों के लिए जो है अलग से पेंशन की व्यवस्था। इसके अलावा ट्राई साइकिल दिया जाता है, जो विकलांग लोग चलाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्राई साइकिल की व्यवस्था करते हैं। अभी तो मोटर वाली साइकिल आ गई है। तो सरकार ने इनके लिए कुछ दशाओं में क्या विशेष व्यवस्था करके रखी है, जो हमारे प्रदेश में लागू है, देश स्तर पे भी लागू है, हर प्रदेश में ये चीजें देखने को आपको मिलेंगी। तो 41 क्या कहता है हमारा, कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता क्या करना है, प्राप्त करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं 42 की बात कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, 42 में क्या कहता है, 42 में प्रसूति सहायता की बात करता है। आर्टिकल 42 क्या करता है, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। प्रसूति का मतलब क्या है बाबू, प्रसूति का मतलब जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, ठीक है, जो बच्चा पैदा करने वाली होती हैं, उन्हीं को क्या विशेष सहायता उपलब्ध कराया जाता है। जैसे आपने देखा कि इनके लिए एम्बुलेंस व्यवस्था, एम्बुलेंस की सुविधा, ठीक है, एम्बुलेंस की सुविधा सरकार के द्वारा, सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप बच्चे का जन्म करती हैं तो वहां पे कुछ पैसे भी मिलते हैं,
बच्चे की देखरेख के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि प्रसूति सहायता भी क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 42 के तहत, 42 के तहत। 43 कहता है न्याय संगत निर्वाह मजदूरी के अंतर्गत काम मिले, ठीक है। न्याय संगत निर्वाह मजदूरी के अंतर्गत काम मिलने का मतलब बाबू ये है कि उचित मजदूरी मिले। क्या मिले आपका, उचित मजदूरी। उचित मजदूरी की हम बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि मनरेगा अभी 120 दिन का जो काम था, सॉरी 110 दिन का ना, अभी इसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। अभी कितना कर दिया गया है, 125 दिन कर दिया गया है। दिनों की संख्या को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसमें मजदूरी आपकी फिक्स होती है। इसके अलावा भी अगर न्याय संगत निर्वाह योग्य मजदूरी की हम बात करते हैं, तो अगर एक दिन में मजदूरी 400 रुपए तय होती है, किसी मजदूर की मजदूरी 400 रुपए तय होती है, तो उसको 400 रुपए मिले। क्या मिले, उसको 400 रुपए मिले। कोई उसके मजबूरी का फायदा उठा के उसको 200 में काम अपना न करा ले, कोई 300 में काम न करा ले। और अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था की गई, उस मजदूर के लिए किसकी, न्याय की व्यवस्था की जाए। तो यही न्याय संगत मजदूरी की बात होती है बाबू, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं 44 की, समान सिविल संहिता की बात करते हैं। समान सिविल संहिता की बात करते हैं, यानी कि पूरे देश में एक जैसी कानून व्यवस्था, एक जैसी व्यवस्था क्या हो, लागू हो। जैसे गोवा में हमारा समान सिविल संहिता क्या है, लागू किया गया है। गोवा ही एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जहां पे किसकी हम बात करते हैं, समान सिविल संहिता की बात करते हैं। और सभी धर्मों के, अगर हम बात करते हैं बाबू समान सिविल संहिता की, तो ये कहां पे लागू है, ये हमारा गोवा में लागू है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या था, पहले राजा महाराजा 2-2 शादियां कर लेते थे, ठीक है। पहले राजा महाराजा क्या 2-2 शादियां कर लेते थे, लेकिन अभी की मैं बात करूं तो एक चलाना मुश्किल है, 2 की कौन पूछता है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि एक विवाह की बात किया जाए, ये हर जगह हो, एक विवाह की बात किया जाए, ठीक है। संपत्ति का जो बंटवारा हो वो पूरे परिवार में हो। इस तरह के जो नियम कानून है वो हर जगह, हर स्तर पे क्या होने चाहिए, लागू होने चाहिए। अभी अपने वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है समान सिविल संहिता की, ठीक है। ये गोवा ऐसा पहला राज्य है जहां इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है। अब बाबू हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया, ठीक है ना। 6 से जो 14 वर्ष के बालक हैं उनको क्या निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया है। 6 से 14 वर्ष के लड़कों को निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है ना। निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और आप देखते भी हैं कि प्राइमरी विद्यालयों में क्या उनसे कोई फीस ली जाती है, उनको निःशुल्क शिक्षा क्या के प्रोवाइड कराया जाता है। ये अलग बात है कि जो भी नियुक्तियां होती हैं, जो सर होते हैं लोग, जो गुरुजी, जो मैडम लोग होते हैं, वो कम पढ़ाते हो या न पढ़ाते हो, वो अलग बात है। लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया है और वो हमको देखने को भी मिलता है। इसके अलावा इसी में हम बात करते हैं कि जो 6 से कम आयु वर्ष के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य सुविधा का भी ध्यान सरकार रखेगी, ठीक है। ये हमारे 45 में कहा गया है कि जो 6 से कम आयु के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य सुविधा का भी ध्यान सरकार क्या करेगी, रखेगी। जैसे आप देखोगे कि सरकारी हॉस्पिटलों में पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे टीके लगते हैं, ठीक है। तो क्या उस टीके का कोई पैसा लिया जाता है, नहीं ना। उनके स्वास्थ्य सुविधा का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, कि कौन सा टीका 10 दिन पे लगेगा, कौन 6 महीने पे लगेगा, कौन 1 साल पे लगेगा। ये सभी सुविधाएं जो है बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती है, उसके नाम से एक कार्ड बना दिया जाता है। आई बात समझ में। तो 45 हमको ये सारी सुविधाएं देता है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं बाबू, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जितने भी आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, 1-2 आर्टिकल्स को छोड़ के, ठीक है, बाकी किसी के लिए भी आप न्यायालय में
कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ये राज्य का अपना अधिकार है, ये राज्य सरकार का अपना मन है कि वो कौन सा आर्टिकल लागू करेगी और कौन सा आर्टिकल नहीं लागू करेगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये आपके फंडामेंटल राइट से बिल्कुल अलग है। फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन आप नीति निर्देशक तत्व के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 46 कहता है कि एससी एसटी के लिए शिक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारने की व्यवस्था किया जाए। ठीक है, एससी एसटी के लिए शिक्षा और आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात किया जाए, ये तो आप देखते हैं चल ही रहा है। 47 कहता है पोषाहार उपलब्ध कराया जाए। क्या किया जाए बाबू? पोषाहार उपलब्ध कराया जाए। अब इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आंगनबाड़ी केंद्र खुलते हैं, आपने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके शहर के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र होंगे जिसमें छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, सरकार उनके लिए दलिया की व्यवस्था करती है। सरकार उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में खाने पीने की व्यवस्था करती है। लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, एक तरह से मान के चलिए कि छोटा सा शिक्षा का केंद्र भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो पोषाहार उपलब्ध कराती है। ठीक है, इसके अलावा शराब तथा मादक पेय पदार्थों पे प्रतिबंध भी लगा सकती है। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि सरकार आपके लिए पोषाहार उपलब्ध कराएगी और साथ में शराब तथा मादक पदार्थों पर क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन अपने वहां तो आपने देखा कि कोरोना में शराब एकदम धड़ल्ले से बिक रहा था, उसी को दवा मान लिए थे। जितने शराबी थे, जितने पियक्कड़ थे, सब उसी को दवा मान लिए थे कि यही हमारे लिए दवा का काम करेगा। ठीक है ना, तो ये सरकार की व्यवस्था है कि ये उसको उपलब्ध लागू करती है कि नहीं करती है। आप देखेंगे बिहार में इस चीज को लागू है। बिहार में क्या है? शराबबंदी है। बिहार में क्या है बाबू? आपकी शराबबंदी है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में शराबबंदी हो जाए तो राजस्व बहुत ज्यादा नुकसान होगा, राजस्व को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये सरकार की अपनी व्यवस्था है। देखिए, एक तरफ तो सरकार पोषाहार उपलब्ध करा रही है, क्या कर रही है? एक तरफ सरकार पोषाहार तो उपलब्ध करा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जहर भी लोगों को दे रही है। ठीक है, तो ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको किस स्तर पर कितना लागू करती है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फिर मैं कह रहा कि इसके लिए आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए क्या आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि अगर पोषाहार उपलब्ध करा रही है तो ये बंद करा दे। अगर पोषाहार उपलब्ध करा रही है तो शराब या मादक पदार्थ क्या कर दे? बंद करा दे। ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सरकार की ये व्यवस्था है, सरकार की ये बात है, वो जो चाहेगी वो करेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बाबू 48 की बात करते हैं, आर्टिकल 48 की बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें पशुपालन को प्रोत्साहन की बात किया गया है। 48 क्या कहता है? पशुपालन के प्रोत्साहन की बात करता है। यानी कि आप देखेंगे इसमें, हम लोग उत्तर प्रदेश में है तो गाय पालने की बात करते हैं, और पशुपालन प्रोत्साहन के लिए आप देखते हैं कि सरकार द्वारा सब्सिडी भी दिया जा रहा है। सरकार द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया है कि आप किसानों को या जो भी पशुपालक लोग हैं, ठीक है, उनको आसानी से लोन उपलब्ध कराएं। तो आपने ये इस चीज को देखा है। 48 से क्या कहता है? पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा क्या करता है? वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है। ये 48A की कहता है क्या कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। ठीक है, अभी हम लोग क्या पर्यावरण का संरक्षण करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना चालू कर दीजिए। आप किसी बगीचे में, आप किसी बड़े गार्डन में जाके और पेड़ पे पत्थर से खोद के कोई चीज ना लिख दें। ठीक है, पत्थर से खोद के कोई चीज ना लिख दें। आप इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, हर तरीके से आप पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। पेड़ पौधों, हर साल बरसात में 1-2 पेड़ लगाइए। ठीक है, ये आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। या वन्य जीवों की रक्षा की हम बात करते हैं। ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा की बात कर देंगे। आप देखेंगे सलमान खान का एक केस था, बिश्नोई समाज ने किया हुआ था, जो क्या किए थे? काला हिरन को मार के, ठीक है ना, बिश्नोई समाज से दुश्मनी मोल लिया था। इसके गोश्त को खाने के लिए उन्होंने किया था। ठीक है, और बिश्नोई समाज क्या, काला हिरन को देवता के तुल्य मानता है, मतलब कि उसकी पूजा करता है। अगर काला हिरन बिश्नोई समाज के किसी किसान के खेत में अगर वो चर रहा है ना, तो उसको भगाया नहीं जाता है।
ठीक है। उसको ये नहीं किया जाता कि लठ लेके दौड़ा ले और 2-4 लठ दे दें उसको, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, ठीक है। और सलमान खान ने क्या किया था, इसी काला हिरण की हत्या की थी, यानी कि मारा था खाने के लिए, तो उनके ऊपर बहुत लंबे टाइम तक क्या हुआ, केस चला था, ठीक है। अभी आप देखेंगे 49 स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारकों की क्या करना, रक्षा करना। हमारे जो राष्ट्रीय स्मारक है, हमारा दायित्व तो बनता है, राज्य सरकार का दायित्व तो बनता है क्या, कि उसकी रक्षा किया जाए, ठीक है। उसकी क्या किया जाए, रक्षा किया जाए। जैसे ताजमहल है, जैसे लाल किला है, ये हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है। इनकी रक्षा करना हमारा क्या है, परम कर्तव्य है, ठीक है। 50 क्या करता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, यानी कि कार्यपालिका के कार्य को न्यायपालिका से क्या करना, अलग करने की बात करता है, ठीक है। 50 के अलावा हम बात करते हैं 51, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। हमारा देश हमेशा शांति के रास्ते पे चला है और शांति की ही बात करता है। अभी आप देखोगे करंट में कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ठीक है। इसमें भारत जो है दोनों पक्षों की तरफ से शांति की ही बात करता है, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके देश में से क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। युद्ध की स्थिति बन रही है, ठीक है। तो हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारा देश हमेशा क्या करता है, शांति की ही बात करता है। लेकिन हाँ, एक बात और है, हमारा नया भारत अब ये कहता है कि पहले तो हम मारेंगे नहीं, लेकिन आप अगर कुछ करते हैं तो फिर हम छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये स्थिति अब बन गई है। तो यही हमारा 36 से 51 तक का आर्टिकल था। इसमें से अगर किसी को कुछ न समझ में आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। ऑफलाइन वाले भी पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? इसको बड़े अच्छे से आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये हमारे भाग 4 में 36 से 51 की बात करता है, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हमारे देश ने कहां से लिया है इसको, आयरलैंड के संविधान से, और आयरलैंड ने इसको कहां से लिया था, स्पेन से लिया था। आई बात समझ में? यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसके लिए हम कोई मुकदमा नहीं कर सकते। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कल्याणकारी तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्रिटिशा ने क्या कहा था, यह एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी इच्छा अनुसार क्या करेगा, भुगतान करेगा। इसके अलावा मैं बात कर दूं अगर 36 की, तो 36 इसकी परिभाषा की बात करता है, ठीक है। 37 करता है अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करने की बात करता है। 38 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। 39 स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। 39 का निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, अभी मैंने आपको समझाया। 40 कहता है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है, ठीक है। 41 कहता है कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे शिक्षा की, नागरिकों में विकलांगों को ट्राईसाइकिल की व्यवस्था करना, पेंशन की व्यवस्था करना, जन सहायता, स्वास्थ्य सुविधा आदि की बात करता है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं 42 की प्रसूति सहायता, यानी गर्भवती महिला को तमाम तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे एम्बुलेंस की सुविधा, माता पिता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ पैसों की सुविधा, ठीक है। 43 क्या कहता है, न्याय संगत निर्वाह मजदूरी के अंतर्गत काम मिले, ठीक है। यानी कि एक निश्चित मजदूरी तय हो और वो मजदूरी क्या मजदूर को मिले, ऐसा ना हो कि उसकी मजबूरी का कोई फायदा उठाकर उसको 400 की जगह 300 दे, 300 की जगह 200 दे, ठीक है। 44 कहता है समान सिविल संविदा की बात करता है, ये हमारे देश में कहा, गोवा में लागू है। 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, और 6 से कम आयु वर्ष के बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा की बात करता है। अभी मैंने आपको इसमें समझाया, ये इसके लिए तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। ये वाद योग्य है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप न्यायालय में जा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब छोटा बच्चा सरकारी अस्पतालों में पैदा होता है, इवन प्राइवेट में भी पैदा होता है, तो प्राइवेट वालों में बच्चों को टीका लगता है, लेकिन उसके चार्जेज होते हैं, प्राइवेट वाले पैसे लेते हैं। लेकिन हमारे अगर किसी सरकारी अस्पताल में वो बच्चा है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगता है, और उसके लिए एक कार्ड बन जाता है, और उसको ये बताया जाता है कि किस महीने या कितने साल पे इसको कितने कितने टीके लगेंगे, ठीक है। आपने ये देखा होगा, आपके गांव में भी टीका लगाने का कैंप सरकार द्वारा लगाया जाता है।
46 क्या कहता है, SC/ST के लिए शिक्षा, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करता है। 47 पोषाहार उपलब्ध कराएगी। क्या उपलब्ध कराएगी? पोषाहार उपलब्ध कराएगी। और अगर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो शराब तथा मादक पदार्थों पे क्या कर सकती है? प्रतिबंध लगा सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप बिहार को देखेंगे। किसको बाबू? बिहार में क्या है? शराबबंदी है। भाई बिहार में शराबबंदी तो है, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से लोग शराब पी ही लेते हैं, व्यवस्था कर देते हैं। जो शराब हमारे उत्तर प्रदेश में 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए में मिलता है, वो शराब अब बिहार में 250, 200, 400 में मिलता होगा। यही है शराब में शराब बिहार में तो बंदी है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि इसके बाद 6 से 14 वर्ष के लड़कों को निःशुल्क सहायता की बात करता है। तो ये किसमें है? ये 45 की मैं बात कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं 48 की, जिसमें पशुपालन को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, गाय पालने की बात किया गया है। ठीक है, 48 से पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात किया गया है। यानी कि क्या करना है? हमारा और राज्य का भी कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। ठीक है, इसीलिए देखो बाबू, आप हरा पेड़ काटते हो ना, और कोई कंप्लेन कर देता है तो तुरंत पुलिस वाले आके आपको पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, पुलिस वाले आके क्या करते हैं? आपको पकड़ देते हैं, पूछते हैं कि आपने हरा पेड़ क्यों काटा है। पर्यावरण संरक्षण की बात किया जा रहा है और आप हरा पेड़ काटने पे लगे हुए हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात किया जाता है। यानी कि वन्य जीव, आपके खेतों को कितना भी कोई नीलगाय या कोई भी जानवर अगर चर भी देता है या चरता है, तो क्या कर सकते हैं? आप गुस्से में आके उसकी हत्या नहीं कर पाएंगे। हत्या करेंगे तो आप पे मुकदमा हो सकता है। आई बात समझ में? तो उनकी रक्षा करने की बात सरकार करती है। ठीक है, रक्षा तो किया जाए, लेकिन ये भी देखा जाए कि किसानों के फसलों को ज्यादा नुकसान न हो। ठीक है, 49 स्मारक जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, उनकी रक्षा की बात किया जाता है। 50 क्या कहता है? कार्यपालिका के कार्य को न्यायपालिका से अलग करने की बात किया गया है। और 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ठीक है, 51 हमारा क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। ठीक है, तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई चला जाएगा। ऑफलाइन आप लोग जितने लोग बैठे हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इसके सारे आर्टिकल्स आप तैयार कर लेंगे। इसके सारे आर्टिकल्स क्या करेंगे? आप तैयार कर लेंगे। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। धन्यवाद। ठीक है।